अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स शेफुल लावस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक तो कह ही सकते हैं, आगे की रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाही किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे पार्ट 53। सीधा स्टोरी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी प्रीवियस पार्ट के लास्ट सीन बता देते हैं ताकि याद कर सकूँ। अब तक तो हमने यही जाने थे। कहानी लगभग 1.5 साल के बाद थोड़े से छलक हमारे सामने थे, जहाँ पर वानी और वंदना अपने अपने तरीके से पूरी तरह से बिखर चुके थे। जर्रे जर्रे से, हर रिश्ते से, सबसे बड़ी बात खुद से। यह हमें ये पता चलती है कि जो वानी और सानिया के बीच जो दोस्त है दोनों, यह 2 महीने से दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से कटौट है, बात तक नहीं करते। तो दूसरी ओर जो यशु थी, वो भी शादी करके कनाडा शिफ्ट हो चुकी थी। हाँ, वो रिक्वेस्ट करती है कि कुछ दिन के लिए वो कनाडा आ जाए उसके पास, ताकि वंदना की चीज़ें कुछ हद तक शायद ठीक हो। यहीं पर होते हैं, यही चीज़ अब तक तो हमने सुने थे। अब आगे ये झलक हमारे सामने आने के बाद ठीक 1 हफ्ते कुछ ऐसी वैसी ही गुजर जाते हैं। इधर उधर की चीज़ें, ऑफिस, घर और वही बर्ताव के साथ। लेकिन 1 हफ्ते बाद उसके एक दिन सानिया, जो वो ऑफिस में बैठी अपनी काम कर रही थी, लैपटॉप में कुछ कर रही थी, और उसके ठीक आधे घंटे बाद ही उसके मोबाइल पर उसका हस्बैंड का कॉल आता है। और जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है तो वहाँ पे पता चलता है कि एक डिनर डेट जो रात के लिए स्पेशल कुछ ऐसी इंतज़ाम करे है, तो थोड़ी सी जल्दी निकल के घर जाके अच्छे से तैयार होके इस लोकेशन पे आ जाए। सानिया बोलती कि चलो ठीक है, आ जाऊंगी। अब ऐसी ही होती है, लगभग 8 बजे तक वो ऑफिस से निकल जाती है। अब वो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल बन चुकी थी इन सारी चीज़ों में, क्योंकि हैंडल की चीज़ें बहुत थी उसके पास, और कहीं ना कहीं अपनी दोस्त से पूरी तरह से बिखर चुकी थी, तो कुछ तो इफेक्ट होगी। हालांकि वो मिस बहुत करती है उसी की कैबिन में बैठी हुई, अब वो काम करती है तो लाजमी है, जो भी हो बेस्ट फ्रेंड है। कभी बेस्ट फ्रेंड से जुदा होने की दर्द क्या है वो किसी बेस्ट फ्रेंड से पूछो तो पता चल जाएगी। वैसी होती है। वो घर जाती है और अच्छे से तैयार वगैरह होकर इंतज़ार करती है कि उसके हस्बैंड आके उसे रिसीव करेंगे, और वैसी होती है। वैसे तो वो सोची थी कि अकेली जाएगी, लेकिन जैसे ही वो घर से उतरती है नीचे, उसका हस्बैंड लक्ष्य वो इंतज़ार कर रहे थे। सानिया देख के बोलती कि क्या बात है, मुझे लगी कि लोकेशन में बस मुझे अकेली पहुंचनी है। यस, वैसे सोचा कि अपनी वाइफ को ऐसे अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ। अच्छा। उसके बाद ये दोनों एक बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर टेबल बुक करे गए थे खास करके सानिया के लिए। और शादी के बाद शायद ये पहली बार ऐसे कोई माहौल क्रिएट हुए थे, क्योंकि उसके बाद चीज़ें बस ख़राब हुए। सानिया कहीं ना कहीं वानी की वजह से परेशान थी, फिर ऑफिस की ये सारी चीज़ें, उसका प्रमोशन, सब कुछ मिला के थोड़े से बिजी चल रही थी वो। और उसके बाद आज ये पहली डिनर पे जा रहे थे ये लोग, तो बहुत स्पेशल मोमेंट कह सकते हैं। ये लोग जाते हैं, वो खाना वगैरह ऑर्डर करे हुए थे, वो बहुत खूबसूरत मोमेंट थे। और तभी बातचीत करते करते अचानक ही जो लक्ष्य था वो अपने साइड में से एक बैग उसके हाथ में पकड़ा देता है। सानिया बोलती कि ये क्या है? ये वही है जो तुम पिछले 1 हफ्ते से इसके पीछे दौड़ रही हो। आर यू सीरियस? मेरा फ़ोन? तुम्हारा फ़ोन कैसे मिला? अरे इसके लिए तो कंप्लेन तक करी थी ना। अब कैसे, क्या, कब, वो बाद में बताते हैं, पर अपना फ़ोन देख लो। एक्चुअली क्या हुई थी, ठीक 1 हफ्ते पहले सानिया एक मीटिंग में गई थी अलग जगह पे क्लाइंट से मिलने के लिए। तो वहाँ पर पता नहीं कैसे उससे वो फ़ोन वहीं पे छूट गई थी। वापस जब वो फ़ोन लेने गई थी, वो फ़ोन उसे मिली ही नहीं, स्विच ऑफ। अब कहाँ गया है, किसने ले लिया, वो पता नहीं। वहाँ पे ऑफिस के बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थे, और वो तो ये सारे डाटा वगैरह अलग तरीके से रखती भी नहीं थी कभी भी। उसी फ़ोन में सब कुछ मौजूद थी। अब वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी फ़ोन को ढूंढना, लेकिन मिल नहीं रहे थे। यहाँ तक तो वो कंप्लेन तक दर्ज कराई थी। 1 हफ्ते से लगभग 2-3 बार पुलिस स्टेशन जाकर पूछ चुकी थी कि मेरी फ़ोन के बारे में कुछ पता चली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें, ऑफिशियल की चीज़ें जो मुझे कम से कम जवाब देने पड़ेंगे इसके बदले, लेकिन मिल ही नहीं रहे थे। लेकिन पता नहीं कैसे लक्ष्य ने
किसी भी तरीके से वो ढूंढ कर आखिर ला ही दिया था। उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। बेबी तुम ना थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो चीज़ों को। ओ थैंक गॉड, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि कितनी ज़रूरत थी मुझे इस फ़ोन की। अब मैं ना आगे से ना अपनी सारी डाटा ना कॉपी करके रख दूँगी पेन ड्राइव या किसी भी चीज़ में। हाँ तो मैं तो ये कब से तुम्हें बोल रहा था ना कि जो जो चीज़ें तुम्हारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो तुम अलग से रखो। हाँ, और मेल तक का पासवर्ड भूल चुकी थी मैं, कहीं पे थी भी नहीं तो अलग परेशानी थी। अच्छा ठीक है ना, अब देखो फ़ोन ऑन कर लो। वैसे मैंने चार्ज तो करा लिया था पर अब लॉक तो तुम ही खोलोगी ना। सानिया हंसती है और वो जल्दी से अपना फ़ोन ओपन करती है। तभी वो जैसे ही ओपन करती है वो भाई साहब धड़ाधड़ मेल टेक्सेस कितने सारे कॉल आ ही रहे थे, बस नोटिफिकेशन। 10 मिनट तक तो बस फ़ोन को साइड में रखी थी और वहाँ से धड़ाधड़ चीज़ें आ रहे थे। लक्ष्य जो था वो बोलती कि ओ ज़रा देखो तो कितनी फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ें आ रहे हैं। ऐसे लगे कि दबा के रख दिए थे और अब वो फ्रस्ट्रेशन तुम्हारी फ़ोन से आ रहे थे। वेरी फनी। इस फ़ोन की वजह से ना मेरी खाना पीना सब बंद हो चुके थे। आई नो बाबा, इसीलिए तो कहता था कि जो इम्पोर्टेंस है वो अलग से रखो। अब क्या ही करती, एक तो कभी ऐसी सिचुएशन में आई नहीं मैं। मेरे हाथ से ऐसे फ़ोन वगैरह बहुत रेयरली होते कि खोते हैं, टूट जाते, पर वो रिपेयर करके तो ठीक करा लेती थी, पर ऐसे गुम नहीं हुई कभी। ओके ना, ठीक है, अब आ गए, देर आए दुरुस्त आए, बस अब बी हैप्पी एंड रिलैक्स। अब हम डिनर एंजॉय करते हैं। तो वो फ़ोन तो वैसी ही थी, वो खाने की ओर ध्यान देती है और खाते खाते ये दोनों बहुत प्यार भरे बातें कर रहे थे। वैसे अभी तक ये दोनों हनीमून ट्रिप पे गए नहीं थे, तो बस कुछ ही उसी बारे में लक्ष्य जो है वो बोल रहा था। एक्चुअली वो थाईलैंड जाने के लिए सोच रहा था और उसी बात को वो सानिया को बता रहा था कि बेबी वो थाईलैंड पे चले हनीमून। सानिया हंसते और बोलती कि क्यों, वहाँ ही क्यों? नहीं, मुझे वहाँ जाना था इसीलिए। ऐसी बात हो ही रही थी कि पता नहीं क्यों अचानक ही सानिया अपनी फ़ोन की ओर दिखती है, जैसे कि उसके आँखों में कुछ चीज़ें थी, क्योंकि फ़ोन साइड में ही थी उसके ठीक सामने। कुछ पहचानी सी जैसी वो दिखती है, वो तुरंत फ़ोन की ओर दिखती है। कृतिका, कृतिका की मेल। कृतिका कभी मेल तो नहीं करती थी और वो ऐसी थी कि नंबर वगैरह वो अलग से कभी नहीं रखती थी, फ़ोन में ही थी सब कुछ। और अगर फ़ोन कभी खो गई तो सब खो गई, ऐसी वाली सिचुएशन थी उसकी। जैसे वो कृतिका की मेल देखती है वो फटाक से फ़ोन हाथ में लेता है और बोलती है एक मिनट लक्ष्य। वो मेल ओपन करती, लेकिन मेल ओपन करती ही उसकी आंखों के सामने जो थी वो देख के मानो उसकी पूरी होश ही उड़ चुकी थी। वो बस इतना बोल पड़ती है, व्हाट द फक, ये क्या है? क्या क्या हुआ? उसका हस्बैंड बोल पड़ता है, क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? बट हुआ क्या है बेबी, कुछ तो बोलो। ये मेल आई थिंक 4 दिन पहले आई है, आज को लेकर 4 दिन, इसका मतलब बस 2 दिन है। अरे पर हुआ क्या है? तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे अभी वानी के पास जानी पड़ेगी। व्हाट? तुम क्या बोल रहे हो? बेबी सब ठीक है ना? तभी वो दिखाती है जहाँ पर एक पिक्चर थी, शायद एंगेजमेंट का, एक लड़का और एक लड़की। लड़की को देखते ही खुद लक्ष्य भी बोल पड़ता है, ये तो वंदना, इट्स मीन उसका एंगेजमेंट हो गई है और इसके साथ। सीरियसली? दुनिया बहुत छोटी है, आज तो मैं मान ही गई। ये 1 मिनट, पर ये लड़का है कौन? आर यू सीरियस? तुम इस लड़के को पहचान नहीं पा रहे हो? नहीं नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझे अभी वानी के पास जानी पड़ेगी। तो जो लक्ष्य था उसका पूरा चेहरा उतार चुका था। वैसे ये जो आज ये लोग बाहर खाने के लिए आए थे डिनर में, ये स्पेशल थी क्योंकि शादी के बाद आज पहली बार ये लोग बाहर आए थे, तो ऑब्वियसली बहुत स्पेशल बात थी। और जब सानिया को ये एहसास होती है, वो देखती है लक्ष्य की और लक्ष्य का चेहरा मायूसी से भर चुका था। वो खड़ी हो चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी शॉक थी और वो थोड़ी सी भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी आगे। लेकिन लक्ष्य का चेहरा देखते हुए वो फिर से बैठ जाती है, लक्ष्य के हाथ के ऊपर अपनी हाथ रखती है। लक्ष्य,
I'm सॉरी, मुझे वो इट्स ओके। यू नो व्हाट, तुम कहती थी ना कि मुझे वानी से जेलसी है। यस, आज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, मुझे जेलस फील होता है। क्योंकि क्यों पता है, मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में वो अहमियत रखती है। हाँ, ये बात अलग है कि अब तुम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हो। ना तो वो तुम्हारे बारे में कुछ जानती है और ना ही तुम। और टू बी ऑनेस्ट, ये 2 महीने मैंने हर एक चीज़ नोट करा है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारी बर्ताव। आई फील दैट कुछ पीछे छोड़ दी है तुमने, कुछ अधूरी सी आ गई है। हाँ, अब भी तुम वही सानिया हो जो पहले थी, लेकिन फिर भी वो वाले बात नहीं है। ऐसे लग रहे थे कि कुछ छूट सी गई है तुमसे। तुम्हारा वो जेन्युइन मुस्कुराहट पता नहीं कहाँ खो गया। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, तुमने नोट किया कि नहीं पता नहीं, पर वो हंसी वापस लाने का हर वो कोशिश किया, लेकिन शायद वो हंसी, वो मस्ती मजाक, वो सारी चीज़ वानी के वापस आने से ही हो सकता है। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है थोड़ा सा। आज हमारी ये पहली बार थी कि हम ऐसे बाहर आके डिनर कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन तुम इतनी बिजी थे, चीज़ें में इतने परेशान थे कि मैं भी कभी नहीं बोला कि बेबी हम थोड़ा बाहर जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी बिजी था। तो यस, इट्स हर्टिंग बट इट्स ओके। आई नीड यू स्माइल बैक। जैसे ही वो ये बोलता है, सानिया की आंखों में थोड़े से हल्के से आंसू की बूंदें छलकने लगते हैं, जिससे लक्ष्य फटाक से उठता है। अब वो सानिया के फोrehead पे किस करता है। हे, रुलाना नहीं था मुझे बस स्पेशल फील कराना था। सो और अगर ज़रूरी है तो ज़रूर चलेंगे, मैं खुद लेके जाऊंगा। तो बताओ, तुम्हारे दोस्त को ढूंढने के लिए हमें फ़िलहाल कहाँ जाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे दोस्त का कोई सही ठिकाना है नहीं। पता नहीं कभी कहाँ रहती है तो कभी कहाँ। उसे ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एंड यू नो वेरी वेल। हाँ, आई एम ग्लैड कि वो हमारी शादी तक आ ही गई थी। अदरवाइज़ शादी के डेट बस पोस्टपोन्ड होते रहते। तभी सानिया हंसती है। हाँ, वो बोलती कि थैंक यू बट इट्स अर्जेंट एंड आई नीड टू रन। ओके, चलते हैं, साथ में डिनर कर लेंगे जाते जाते। तभी ये लोग एक एक बर्गर उठा लेते हैं वहाँ से और वहाँ से निकल जाते हैं। बिल पे वगैरह करने के बाद वो जल्दी से जाके कार में बैठते हैं। अब एग्जैक्ट फ़िलहाल वानी कहाँ पर होंगे, ये सबसे बड़े सवाल थे। खुद सानिया भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ पर थी। तभी वो बस इतना कहती कि उसके पापा के ऑफिस में, जहाँ पर वो खुद अपनी घर बना के रखी है, हम पहले वहाँ चलते हैं। आर यू श्योर? अरे पर चलते तो है ना, देखते हैं, होगी तो अच्छी बात, नहीं होगी तो घर। ओके फाइन। और फिर वहाँ से इतनी स्पीडी से कार को भगा कर जाते हैं वहाँ से ही लोग। और उस दौरान भी सानिया बार बार कृतिका को कॉल कर रही थी, लेकिन कृतिका की फ़ोन उस वक्त बार बार बिजी बता रहे थे, क्योंकि वानी भी नंबर चेंज कर चुकी थी। कृतिका के पास शायद केवल सानिया के नंबर ही थी, वानी के थे नहीं। और सानिया के फ़ोन चोरी होने के बाद पूरी तरह से कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। किसी भी हाल में किसी से भी कांटेक्ट नहीं करे जा सकते थे, ऐसी हालत थे। तो वो बार बार कॉल कर रही थी पर कृतिका उठा नहीं रही थी। अब देखते देखते कुछ देर बाद ये लोग पहुंचते हैं वानी के ऑफिस में। वो बस भागती हुई ही एंटर करती है वानी के ऑफिस में। लक्ष्य पीछे से बस देख रहा था, थोड़ा सा मायूस था, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट था उसका। बस पीछे से ही सानिया को देख रहा था। इधर सानिया, वो इससे ये तक भूल चुकी थी कि उसने वानी से वादा करी थी कि वो कभी वानी से मिलेगी नहीं, बात नहीं करेंगी, कभी सामने तक नहीं आएगी। सब भूल चुकी थी वो, बस भाग रही थी वानी से मिलने के लिए। भागते हुए उसकी कैबिन में जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई थे ही नहीं। उसकी असिस्टेंट से बात करती है। वहाँ पर वानी के पापा अपने कैबिन में बैठते हुए कुछ काम कर रहे थे। और तभी वो उस कैबिन में जाके पहुँचती है और वानी के पापा जब यहाँ सानिया को देखते हो वो शॉक्ड हो जाते।
क्योंकि उनको भी सब कुछ पता थे, इन दोनों में झगड़ा वगैरह हुए है, दोनों दूर हो गए हैं, वो सारी चीज़। लेकिन अचानक ऐसे सानिया को देखते हुए वो खड़े हो जाता है, पूछते कि सानिया बेटा, सब ठीक है ना, क्या हुआ है? हाँ अंकल कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम यहाँ कैसे, सब ठीक है? अंकल ये बता दीजिए बस, वानी कहाँ है? तुम उससे मिलने आई हो? अंकल बस इतना बता दीजिए, वानी कहाँ पर है? मुझे नहीं पता बेटा, वो ऑफिस में होने चाहिए, बट नहीं है अंकल वो ऑफिस में। फिर मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ होंगे। अच्छा मैं एक बार कॉल करके देख लेता हूँ। नहीं नहीं अंकल रहने दीजिए, आप उसको कॉल करेंगे और उसको अगर थोड़े से भी भनक हो गया मेरे बारे में तो शायद वो मिलना नहीं चाहेगी। मैं ढूंढ लूँगी उसे। और वो यही बोलते हुए वापस भागते हुए ऑफिस से निकल आती है। लक्ष्य बोल पड़ता है कि क्या हुआ, नहीं मिले अंदर? नहीं घर चलो, घर अगर यहाँ नहीं तो घर सही, और घर नहीं तो उस जगह पे जाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा पानी पी लो और हाथ ना बंद करो, इतना भागम दौड़ लगाने की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है प्लीज़। अभी फ़िलहाल मुझसे कोई सवाल मत करो तुम, हम बाद में बात करेंगे इसमें, लेकिन फ़िलहाल वानी से मिलना ज़रूरी है। ओके फाइन ठीक है, ये लो पानी पी लो। वो पानी पिलाता है और वैसे ही फिर से स्पीडी से ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं वानी के घर। वो सीधा फिर से भागती हुई कार से निकलते हुए घर के अंदर जाती है। वानी की मम्मी जो फ़ोन पे बात कर रही थी और उनके पास ही आयशा बैठी हुई थी। आयशा जैसी ही सानिया को देखती है वो खड़ी हो जाती है, शॉक थी। बस इतना बोलती कि मम्मी सानिया दी आई है। वो भाई साहब वानी की मम्मी जैसी ये सुनती है वो पलटती है और जिनसे वो बात कर रही थी वो बस इतना बोलते कि मैं बाद में बात करती हूँ, कॉल डिस्कनेक्ट करती है। सानिया आती है उनके सामने। वानी की मम्मी बस हक कर लेती है बड़ी कस के। सानिया भी हक बहक करती है। कहीं ना कहीं वानी की मम्मी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। कैसी हो? हाँ इतने दिन बाद आई। माना कि दोस्त से रिश्ता टूट गई, पर ऐसा थोड़ी है कि मुझसे भी टूट गई। हाँ कितनी बार कॉल किया, फ़ोन तो उठाती नहीं हूँ कभी मेरी। नाराज़गी उससे है तो हमारी क्या गलती, हमने क्या बिगाड़ा? ऐसा नहीं है आंटी, वो मत बात करो, कुछ भी मत बोलो तुम, मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं सुननी। कितना मिस किया, तुमसे मिलने के लिए भी गई थी तुम्हारे घर पे, पर तुम थे ही नहीं। सॉरी, वो क्या सॉरी? तुम दोनों के चक्कर में हमारे क्या कसूर ये बताओ? तुम दोनों के बहस हुए जो भी हुए, लेकिन आपस की बात थे ना, मुझसे क्या नाराज़गी थी? ऐसी नहीं, वो तो बस वो शायद नहीं पसंद कर। वो क्या? अब आप तो ऐसे नाराज़ मत रहो ना। हाँ मैं उस वक्त गुस्से में थी। और क्या गुस्से में? क्या? और मैं क्यों ना नाराज़ हूँ? हाँ ना मुझे कुछ बोलने देते हो, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हो। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। तुमने भी बोल दिया आंटी ये हमारे आपस की बात है, आप यहाँ पे मत बोलिए। ठीक है नहीं बोली मैं, लेकिन फिर भी आप माफ़ भी कर दो ना। ठीक है ना, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हाँ बच्चे गलती भी करेंगे, वो लोग गुस्सा भी दिखाएंगे और ऐसे सज़ा भी देंगे, है ना? अच्छा कान पकड़ के उठक बैठक कर लेती हूँ ना, फिर मान लो। लेकिन ये सब ना थोड़ी देर बात करूँगी मैं, ना डंडा लेके आऊँगी, हाथ में पकड़ा दूँगी, बस जितना गुस्सा है ना अंदर से पूरा निकाल देना, ठीक है? लेकिन अभी नहीं, अभी अभी मुझे उससे मिलना ज़रूरी है। कहाँ पे वो वानी? मैं उसके ऑफिस से आ रही हूँ, वो ऑफिस में नहीं है। कहाँ पे वो आंटी? वानी कहाँ पर है? उसकी मम्मी थोड़ी पीछे होती है, उसकी चिक्स पे हाथ रखते होते कि वानी से मिलने आई हो? सच में? आंटी सच क्या झूठ क्या वो बात की बात है, मुझे बस उससे मिलनी है। वो घर पे है कि मुझे फिर उसे ढूंढनी पड़ेगी ना? तभी आशा बोल पड़ती, सानिया दी वो है घर पे, वो कमरे में है, थोड़ी देर पहले आई थी, 20 मिनट पहले। भाई उसके बाद जो एक लंबी सांस लेती है और वो वहाँ से सीधा भागती है, कुछ नहीं सुनती है। वानी की मम्मा कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी शायद, लेकिन वो सुनती ही नहीं, वो बस भागती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुई सीधा आती है। पहले कुछ क्षण के लिए ठीक कमरे से बाहर खड़ी हो जाती है, शायद थोड़ी बहुत अपनी खुद की ही हौसला बढ़ाती है। पूरे 2 महीने बाद
अब जाके वो वानी की सामना करेगी। दरवाज़ा खुली हुई थी, थोड़ी सी टच करते ही थोड़ा और ओपन होने लगता है। अंदर का माहौल थोड़े से अंधेरे थे। कमरा आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो न जाने कितनी 1000 बार आई और गई, लेकिन आज पहली बार थोड़े थोड़े अनजाने से लग रहे थे। ऐसे लग रहे थे कि पहली बार आई हो। अंदर जाती है। अंदर जाती ही सामने बेड पर उसकी नज़र जाती है। वानी जो अपनी ऑफिस सूट में ही थी, फेस दूसरी तरफ थी और पता नहीं पूरे फैला के पड़ी हुई थी बेड पे। सो रही थी कि क्या, कुछ समझ नहीं आ रही थी। पूरे बिखरे हुए जैसे चीज़ें थे, बिल्कुल वैसे ही वो बेड पर ऐसी ही बिखरे पड़ी थी, जिसे देखते ही तुरंत उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक लंबी सांस लेती और आती है धीरे धीरे पास। वानी के हाथ में फ़ोन थी। आते आते फेस के साइड पे आती है। फेस को देख के आंसू शायद अब आंखों तक सीमित नहीं रहती है, सरकते हुए गाल पे आ ही जाती है। क्या हालत बना के रखी है। पहचानना थोड़ी मुश्किल है, पर क्या कर सकती है वो। फ़ोन की ओर नज़र जाती है एक क्षण के लिए। वहाँ पे एक वीडियो बार बार ऑन हो रहे थे तो ऑफ हो रहे थे, तो उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। वंदना की एक वीडियो थी जहाँ पर सभी लोग थे। वे लोग शायद कभी गए थे कुछ माहौल ऐसे सिचुएशन में। एक बस 1 मिनट की वीडियो बार बार रिपीट टू रिपीट ऑन थे, ख़त्म होते फिर ऑन होते, ऐसे ही। तो समझ नहीं आ रही थी वो कैसे उसे उठाएगी और वो पिक्चर दिखाएगी जिसके लिए वो भाग कर आई है। यहाँ पर पूरा कमरा देखती है एक क्षण के लिए। उसकी और वानी की एक फ़ोटो वहाँ पे थी, ठीक बेड के साइड पे ही। जिसे देखते हुए फोटो के कोने पर एक छोटा सा मुस्कुराहट तो आ ही जाती है। याद तो ये भी करती होगी, पर बोलेगी नहीं, बस सबसे भागनी है इसे। तभी वो आती, उसके पास में बैठती, उसके सर पे सहलाते हुए बोलती कि वानी, वानी सुन रही है। वानी को मानो कि कुछ भरम सी थी, वो नींद में थी या क्या थी, कुछ समझ नहीं आ रहे थे। थोड़ी सी उसके शरीर तप रहे थे, जिसे ये समझ आती कि इसको तो फीवर है। वो फिर से पुकारती है, वानी सुन रही है क्या? हाँ, मैं सानिया। उसके बाद उसकी नाम सुनते ही वानी अपनी आंखों को खोलती है। आंखें देख के सानिया चुप सी हो जाती है। वानी पता नहीं कौन से घोर में थी, बस धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रहे थे। आंखें पूरी खोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी कोशिश करती है। जैसे ही उसके सामने वो सानिया को देखती है, भाई साहब, वो फटाक से उठ के बैठती है, जैसे कि क्या झटकी लगी होगी उसे। और सानिया भी थोड़ी डर सी जाती है। वो अचानक थोड़ी पीछे हो जाती है। वानी बोलती कि तू 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 क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ हाँ, क्या क्या सब ठीक है? तू ठीक है ना? वो पता नहीं बहुत अजीब से बर्ताव करती है। सानिया की हाथ को पकड़ते अपनी करीब करती है, उससे चेक करती कि क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, कुछ हुआ है क्या? तुझे कुछ हुआ है? क्या कर रही है तू यहाँ पे? कुछ देर तक तो सानिया भी थोड़ी पॉज हो जाती है कि क्या हुआ। फिर वो ये सोचती है कि कहीं सपना तो देख रही थी क्या, कुछ बुरी सपना वगैरह मुझे लेकर। तभी वो बोलती कि एक मिनट, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ओके, थैंक गॉड। क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, क्या कर रही है? कैसे आई यहाँ पर? ये इन्हीं 2 पैरों पे चल के आई हूँ, क्योंकि मैं तू नहीं हूँ ना। मन तो कर रही है गला यहीं पे दबा दूँ, आज तेरा किस्सा ही ख़त्म कर दूँ मैं। अरे दिल है कि पत्थर? अरे क्या? हाँ, अब क्यों चुप हो गई? बोल कुछ। वानी तो चुप थी। इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई वानी तू? हाँ, 2 महीने, चल ठीक है, बोल दिया कि ठीक है मैं कभी तेरे सामने नहीं आऊँगी, तो तू भी नहीं आएगी क्या? बचपन में जब भी ऐसे लड़ाई वगैरह झगड़ा होते थे, चली जाती थी ये बोलकर कि आज के बाद कभी हम नहीं आएंगे, नहीं बात करेंगे एक दूसरे से, दिखाई भी नहीं दूंगी मैं तुझे।
लेकिन फिर भी तेरी एक आवाज़ से भागती हुई चली आती थी ना। हाँ, इस बार क्या हुई? हाँ तो तू भी तो नहीं आई ना। हमेशा चली तो जाती थी रूठ के, लेकिन थोड़ी देर में भागती हुई आती थी। इस बार तू आई नहीं। अच्छा, हमेशा खुद यही उम्मीद पे रह लो कि सामने वाला इंसान खुद ही चलती हुई आएगी। क्यों भाई? हाँ, तू कभी खुद नहीं जा सकती है? मन तो कर रही मार दूँ यहीं पे, पर कर नहीं सकती, नहीं मार सकती ना, क्योंकि उससे ज़्यादा तकलीफ तो मुझे ही होगी। बस ऐसे पागल बना के रखिए। क्या हालत बना के रखी है? ये घर है कि कबाड़ खाना? क्या है ये? और ये क्या? कुछ नहीं, वो फ़ोन से तुरंत वो वीडियो ऑफ करके वहाँ से हट जाती है। देख चुकी हूँ मैं ये वीडियो। तो क्यों आई है? मैं देखने आई हूँ और अपनी हालत दिखाने आई हूँ कि तू किस हालत में है और मैं किस हालत में हूँ, है ना? मज़े लेने आई हूँ अपनी हालत का। शट अप। अब बोल, क्यों आई है? क्यों आई है? वो बैठती है उसके पास, तभी वानी बोलती कि बोल ना, क्यों आई है? ठीक है ना तू? हाँ, कभी ये पूछी तो नहीं गई ना खुद से ठीक हूँ कि नहीं? अब हाल पूछे जा रही है। अब शांत हो जा। कुछ खाई है? खाने ही गई थी। शादी के बाद पहली बार बाहर गए थे हम, अभी सारे हैवी छोड़ छाड़ के आ गई तेरे पास। अच्छा, तो मतलब तेरा पति अब फिर से मुझे ही कोस रहा होगा। हाँ, लेकिन अब की बार नहीं है ऐसा, वो खुद लाया है मुझे अब। अच्छा, इतना क्या अब इमरजेंसी हो गई कि तुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आनी पड़े? वानी, वो मेरी फ़ोन चोरी हो गई थी। तो अब क्या, अब मैं तेरी फ़ोन ढूंढ के निकालूं? या शट अप ना, कुछ बात कर रही हूँ, आराम से सुनेगी मेरी बात? ओके फाइन। वो फ़ोन मिली है आज, तो जैसे ही फ़ोन ऑन करी तो बहुत सारे टेक्सेस मेल वगैरह सब कुछ आया था। तुझे तो पता है मैं एक्सेस ज़्यादा रखती नहीं हूँ, सब फ़ोन में ही होता है, और फ़ोन नहीं तो कुछ नहीं। तो कृतिका की मेल आए थे ठीक 4 दिन पहले। कृतिका के नाम सुनते ही वानी थोड़ी चुप सी हो जाती है, अपनी मुट्ठी को कंच लेती है। पता नहीं वो क्या ही सोच रही थी, अचानक वो उठ जाती है और अपनी कोट खोलने लगती है। सानिया तो बस एक टक वानी को ही देख रही थी। सानिया आगे बोल पड़ती है, उस मेल में कुछ ऐसी थी चीज़ जिसे देखकर मैं रह नहीं पाई। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अब तेरे सामने हूँ। अच्छा, ऐसा क्या देख ली तूने उस मेल में? कृतिका ने शादी कर ली क्या बिना इनविटेशन के? कृतिका की नहीं, पर फिर वो थोड़ी पॉज लेती है। वानी की चेहरा दूसरी तरफ थी, वो कोट खोल लेती है और साइड में रखती है। अब बोल, इतना क्या सोच रही है? वानी, वो वंदना की एंगेजमेंट हो गई। ओ भाई साहब, कुछ क्षण के लिए मानो एक सन्नाटा छा जाती है कमरे में। वानी अब भी दूसरी तरफ फेस करी हुई थी। सानिया बस इतना ही बोलती है। कुछ देर बाद जवाब आती है, अच्छा तो ठीक है ना, सही है। जैसी वो ये कहती है ना, सानिया उठती हुई उसके सामने जाती है। फिर से बोल ज़रा। आंखें नीचे की ओर बढ़ी हुई थी वानी की, अपने शर्ट के 2 बटन को खोलती है गले के साइड से। हाँ तो सुनी तो है ना तूने जो बोली मैंने? दोबारा बोल, क्या बोली? सही तो है। और अब की बार ये लाइन बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू गिर ही जाती है। छुपाने से चीज़ें छुपती है क्या पागल? हाँ। तब जाके वानी देखती है सानिया की ओर। सानिया उसे हक कर लेती है। आई नो, मुझे पता है तुझे क्या फील हो रही होगी। वानी भी उसे कस के गले लगा लेती है। रोती नहीं है वो, बस गले लगा लेती है।
लेकिन सन्नाटे में भी वो अपनी दर्द को आंसू से बयां कर रही थी। बस वो आंसू की बूंद सरकते हुए सानिया के शोल्डर पे। फ़र्क इतना थी कि बस वो चिल्ला नहीं रही थी, आंसू बस दर्द बन के बह रहे थे। वो थोड़ी सी नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश हर तरीके से कर रही थी, लेकिन शायद अंदर से नहीं थे, ये नहीं हो पा रही थी चाह कर भी। अपनी इमोशन को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है वो, लेकिन होती नहीं। जो आंसू सानिया के शोल्डर में महसूस होती है और वो फिर से उसे पीछे करती है। 4 दिन पहले वो मेल आई थी, उसमें थी कि एक हफ्ते बाद उसकी शादी, यानी शायद 2-3 दिन ही बचे हैं, शायद 2 दिन उसकी शादी। अभी भी वक्त है, कुछ करना चाहेगी। देर हो जाए और ये मौका हाथ से जाने देना सही नहीं होगी। तो रोक सकती है, तो उसे वापस ला सकती है। तभी वानी अपनी आंखों से आंसू को पोंछते बोलती कि नहीं। पर क्यों? क्योंकि अब कुछ बचे ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म कर चुकी थी ना मैं। रिश्ते बस ये बोल देने से कि तुम्हारा और मेरा आपसे कुछ नहीं है, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं क्या? हाँ, इतने कच्चे रिश्ते होते हैं? ऐसा नहीं होते वानी, बोलने से रिश्ता ख़त्म नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगी और ना ही रोकूंगी। उसको जीने का पूरा हक है, मैं उसके लिए खुश हूँ। कम से कम वो आगे बढ़ रही है, इससे बेहतर और क्या होगी मेरे लिए। हम है हैप्पी फॉर हर। अच्छा, बोली तो जा नहीं रही ठीक से, हम हैप्पी फॉर हर। बेवकूफ़ समझ के रखी है क्या तुमने मुझे? हाँ, तू कुछ भी बोलेगी और मैं यकीन कर लूँगी सारी बातें। ये सारे बकवास बंद कर तू और चल, मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, अगर तुझे नहीं जानी है ना तुम मत जा, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं जाऊँगी और उससे बात करूँगी, फिर देखती हूँ। नहीं तू नहीं जाएगी, तुझे मेरी कसम है। क्या है ये बकवास? नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। सानिया वो आगे बढ़ रही है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, क्या दिक्कत है? हमें कोई हक नहीं बनती उसके सामने जाके खड़ी होने के भी, कोई हक नहीं बनती। बस बोल दी ना, तू पागल है, तुझे समझ भी आ रही है कुछ? ना ही मुझे कुछ समझनी है सानिया। मुझे जो समझनी थी, जो सोचनी थी, जो करनी थी, वो सब कुछ मैं पहले ही कर चुकी हूँ। और वो चीज़ वहीं पर ही ख़त्म है। अच्छा, अगर ख़त्म थे तो आज भी उसकी वीडियो तेरे पास कर क्या रही है? हाँ, कर क्या रही है कुछ जवाब तेरे पास? नहीं है ना? ये झूठा दिखावा ना जो तू दिखा रही है, हाँ सब ठीक है, बढ़ने दो आगे, ये नाटक ना मेरे सामने मत ही कर। तू चल मेरे साथ, मैं बोल दी हूँ सानिया, जिद मत कर, जिद मत कर। सानिया को गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन वो शांत थी। वो बस इतना बोलती कि ठीक है, ना तू जाएगी ना मुझे जाने देगी, होने देते हैं जो हो रहा है ना? अब शायद उसकी शादी भी हो जाएगी, हाँ वो आगे बढ़ जाएगी। नहीं चाहती है ना तू कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए? हाँ, इसमें बुराई क्या है? हाँ, इसमें बुराई क्या है? पर तुझे नहीं लगती कि वो जिस इंसान के साथ आगे बढ़ने की सोच रही है, वो जिसको चुनी है अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पे, वो शख्स अच्छा होना चाहिए। कम से कम ये गारंटी होनी चाहिए कि वो शख्स वंदना को संभल के रखेगा, अच्छे से रखेगा। लेकिन अगर वो शख्स ही गलत हो तो? ये बात सुनते ही वानी सानिया को घूरने लगती है। क्या बकवास है, सुन, ये सारे बकवास मत कर यहाँ पे। मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो मेरे पास वजह है बोलने की। तो तुझे नहीं लगती कि कम से कम एक बार तू जान ले कि तेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसकी प्यार में तू अभी भी पागल है, वो किससे शादी कर रही है, किससे एंगेजमेंट हुई है? यू वांट टू सी दिस?
वानी शांत थी और बस एक टक सानिया को देखती है। सानिया बेड साइड पे आके अपना फ़ोन लेती है, फ़ोटोज़ में जाती है और वो पिक्चर स्क्रीन में लाती हुई सीधा फ़ोन को वानी की तरफ दिखाती है। भाई साहब, वानी की आंखें इतनी बड़ी होती उस वक्त, वो अपनी मुट्ठी को इतनी कस के पकड़ती है कि नाखून इतनी ज़ोर से चुभती है कि उसकी आंखें तब तक तो लाल ही थे लेकिन अब कुछ ज़्यादा है। अब तू सोच तू क्या करेगी। मेरा काम बस इतना ही थी कि मैं तुझे ये दिखाऊं कि तेरी प्यार जिसके साथ आगे बढ़ रही है ना, वो इंसान कौन है। बस काम ख़त्म। अब आगे क्या करना है या सोचना है वो तेरी हवाले। मेरी काम पूरी हुई, अब मैं चलती हूँ। टेक केयर। और अगर कुछ सोची और अगर कुछ करनी है तो बस याद कर लेना किसी भी वक्त। और यही बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। अब आते हैं उस शख्स पर जिसकी पिक्चर वंदना के साथ है, वो लड़का। आखिर वो लड़का कौन है जिसे देख के सानिया इतना रिएक्ट कर रही है। और वानी भी शॉक थी और स्पेशली कृतिका ने पिक्चर भेजी थी। आखिर क्या माजला है? तो माजला ये थी कि एक्चुअली में जिसके साथ वंदना की एंगेजमेंट हुई है, शादी है, वो लड़का कोई और नहीं, एक समय में वानी का बेस्ट फ्रेंड और उसका पहला प्यार था। अगर कहानी की शुरुआत सुने हैं आप सब, याद होंगे तो वानी की ब्रेकअप हुई थी जिसके बाद उसके हालत ठीक नहीं थे, वो इमोशनली ब्रेक डाउन हुई थी। तो वो लड़का और यहाँ अब वंदना के होने वाला हस्बैंड एक ही थे, कुणाल सेठ, वंदना का मंगेतर या वुड बी हस्बैंड। यही जब वानी समझती है मानो कि उसके सर पे आसमान गिरे हो, पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गए। वो वहीं पर स्तब्ध खड़ी थी। सोचने की समझने की क्षमता तो उसके कब की जा ही चुकी थी। सानिया नीचे जाती ही वानी की मॉम बोलती कि बेटा सब ठीक है ना? हाँ जी आंटी, आप कहो डंडा लेके आऊँ? पागल ना, चाय बनाई है, पियोगी? हाँ, चाय पीते पीते शायद वो आ जाए। कौन? वानी। आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी उसी के लिए। और उसी के लिए ऐसे भाग के आ गई? हाँ, ज़रूरी भी तो थी ना। क्या है ना, आपकी बेटी, उसमें तो दिल है नहीं, पत्थर है। क्या करूँ, मेरे दिल में ऐसे पत्थर ही जैसी चीज़ें आते नहीं ना, जज्बात ऐसे कूद कूद के बाहर आ जाते हैं। क्या करूँ, कमज़ोर तो मैं हूँ ही इस मामले में, रह नहीं पाई, आ ही गई भाग कर। तो वो आती है, उसे साइड हक करती है। इसीलिए तो तुम मेरी इतनी प्यारी हो। हाँ बस आंटी ऐसे मस्का मार लो। बेटा देखो ऐसे ना नाराज़ हो जाऊंगी फिर से। अच्छा ठीक है ना, मैं थोड़ी गुस्से में हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ। आपकी बेटी ने ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, मन तो कर रही थी कि मार ही दूँ मैं, पर नहीं कर सकती क्योंकि तकलीफ तो मुझे भी होगी ना। तभी वहाँ पर लक्ष्य जो दूसरे साइड पे बैठे हुए थे वो भी आते हैं। वो तो भूल ही गई थी कि लक्ष्य यहाँ पर है। तभी वो लक्ष्य की ओर देखते हुए बोलते कि वो सॉरी, मैं इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, वो ठीक है ना? पता नहीं क्या ही है, ठीक है कि ठीक नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, पर मैंने अपना काम कर लिया। बाकी देखते हैं चाय पीते पीते क्या रिस्पॉन्स आता है, बट डैम श्योर कि वो भागती हुई आएगी। अब सानिया की बातें वानी की मम्मी को समझ नहीं आती क्योंकि अभी तक वानी के घर पे ये बात का जिक्र हुई ही नहीं, पता ही नहीं कि आखिरकार वंदना और वानी में क्या है, क्योंकि उसके बाद से कभी वंदना की जिक्र हुई ही नहीं थी। एक दो बार हुई थी, वानी ने साफ मना कर दी थी कि इस बारे में कभी मुझसे कुछ मत पूछिएगा और ना ही उसके बारे में कोई जिक्र होगी इस घर में। बस उसके बाद किसी ने भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करे। बस यही सीन थी अभी तक। चाय तो पीना ख़त्म हो चुकी थी। सानिया एक बार उस साइड पे देखती है लेकिन वहाँ पर थी ही नहीं वानी। सोचने लगती कि आएगी कि नहीं आएगी, आनी तो चाहिए वैसे,
कुछ देर तक जब ये लोग बैठे हुए थे तभी लक्ष्य बोलता है कि शायद ना आए, चलो हम चलते हैं, बहुत देर हो गया, क्योंकि रात के 11:30 बज रहे थे तब तक। और आखिरकार सानिया हार मान के वानी की मम्मी को बाय बोल के वहाँ से बस निकलने लगते हैं। ये लोग आके बस कार में बैठेंगे, उसी पल वानी भागते हुए आती है और सीधा कार के सामने। कार स्टार्ट भी हो चुकी थी, जैसे टर्न लेंगे तभी वानी सामने आ जाते। लक्ष्य तो फौरन ही ब्रेक लगाता है। सानिया बोलती कि तुम ब्रेक लगाओ, अभी मेरे दोस्त को मार देते, क्या हो तुम? अरे मैंने क्या किया? ऐसे अचानक भागती हुई आएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? देखो लक्ष्य, मैं जानती हूँ कि वानी से थोड़ी बहुत, ओह सुनो समझो, मुझे तुम्हारे दोस्त से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इतना भी नहीं बौखलाया गया कि उसको मार ही दूंगा मैं। अचानक सामने आ गए, कुछ भी। तभी सानिया कार से उतरती है। वानी उसकी ओर देखती है कि ये नहीं हो सकते, मैं ऐसा तो नहीं होने दे सकती ना, ये गलत है, वो गलत कर रही है, इसके बारे में उसे पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर नहीं होने दे सकते। हाँ भाई ना, उठ पहाड़ के नीचे। तब सीधी सीधी बात बोली थी, समझ नहीं आई ना तुझे? हाँ क्या कर सकती हूँ, मुझे बस जैसे भी करके रोकनी है, क्या करूँ? क्या करूँ का क्या मतलब, जल्दी से बैठ। फिर वो बैठते हैं कार में और वहाँ से लक्ष्य जो है वो भगाता है, एयरपोर्ट के साइड पे जाते हैं। अब ट्रेन पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनते। और कॉल तो लगातार कर ही रही थी सानिया कृतिका को, लेकिन कृतिका के नंबर बार बार बिजी आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर चक्कर क्या है भाई, इसको जब भी कॉल कर रही हूँ ये बार बार बिजी ही बता रहे, क्या मामला है? तभी एकदम से वानी बोलती कि नंबर दे ज़रा, मैं अपनी मोबाइल से करती हूँ। तेरे मोबाइल से करेगी तो क्या कॉल जाएगी? ट्राई करके देखती हूँ, तेरे पास नंबर नहीं। सानिया मत भूल, मैं सब नंबर चेंज कर चुकी हूँ। वाह, मेरी नंबर तो है ना तेरे पास, देगी फ़ोन? फाइन। तो वो फ़ोन देती है, वहाँ से वो कृतिका की नंबर लेती है और उसके बाद कॉल करती है। लेकिन हैरानी की बात थी, जैसे ही कॉल करती है वो रिंग होने लगती है। सानिया की आंखें बड़ी हो जाती है, इसका क्या मतलब है, वो मुझे ब्लैकलिस्ट पे रखी है, पता नहीं। जैसे ही 2 रिंग होते हैं आगे से कृतिका कॉल उठा लेती है। हेलो, डॉक्टर कृतिका बोल रही हूँ, कौन है? मैं। तभी सानिया बोलती है, तेरी इतनी मजाल कि तू मेरी नंबर को ब्लैकलिस्ट पे डाली। आर यू सीरियस डॉक्टर कृतिका? हद नहीं हो गई तेरी? अच्छा तू है, मुझे तुझसे कोई बात करनी नहीं। 1 मिनट कृतिका, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, ये वानी की नंबर है, मैं उसकी मोबाइल से कॉल कर रही हूँ। तभी कृतिका बोलती है, व्हाट? वानी? कृतिका देख, मुझे नहीं पता तूने कब कॉल करी, क्या सीन थी यार, 1 हफ्ते पहले फ़ोन चोरी हो गई थी मेरी। अच्छा, और ये बात मुझे सपने में आते? सपने में दिखाई देगी ये बात कि तेरी फ़ोन चोरी हो गई? ना गुस्सा आई ना मुझे। अच्छा, तुम इसमें मेरी क्या कसूर, लेकिन हद हो गई यार, तूने सीधा नंबर ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया। और नहीं तो क्या। हाँ, तुम लोग ना बड़े ना मतलबी दोस्त हो, अपने अपने काम बनते ही बस निकल जाते हो अपने अपने रास्ते। यही ठीक लगी मुझे तो यही करी मैंने। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ ही नहीं है यार, यू नो एवरीथिंग। यस आई नो एवरीथिंग। तभी बार बार कॉल कर रही थी, अपनी वजह से नहीं कर रही थी मैं, बट आई हैव अ रीज़न। वानी की मुझे पहले से पता थी, वो तो बोल के करी थी ना सब कुछ कि कांटेक्ट नहीं होगी, ये वो सब पता थे मुझे। और ना ही मुझे उससे कोई उम्मीद थी तो बस तुझसे, इसीलिए बार बार तुझे कॉल करी, यहाँ तक कि मेल तक करी मैंने। वो तो पता नहीं कैसे कि आंटी के नंबर नहीं आ रहे थे मेरे याद, वरना मैं आंटी को ही कॉल कर लेती अब तक। और अब याद आई, वो भी 5 दिन बाद। कल उसकी मेहंदी है और परसों शादी, तो बधाई हो। ये बात सुनते ही वानी फटाक से वो फ़ोन लेती है सानिया से। कृतिका, मैं, ये शादी नहीं हो सकते यार। हाँ वो चाहती है आगे बढ़ना तो सही है, लेकिन ये लड़का नहीं, ये लड़का सही नहीं है। तभी कृतिका बोलती कि आई कैन अंडरस्टैंड। तो अब पता नहीं, लेकिन हम निकल रहे हैं, आ रहे हैं।
ओके, जल्दी। तब तक मैं कुछ करने की कोशिश करती। नहीं, कुछ करना मत। मैं नहीं चाहती कोई फैमिली ड्रामा या कोई सीन क्रिएट हो। मुझे बस कुणाल की सच्चाई बतानी है, बस इतना ही। ठीक है। मैं भी तो वही चाहती थी ना। जब मैंने कुणाल को देखी, वैसे मुझे तो साफ मना कर दी थी वंदना ने कि ये बात तुझ तक पहुंचाऊं, पर कुणाल को देख के मैं रह नहीं पाई। इसीलिए मैं बार बार कॉल कर रही थी सानिया को। चल ठीक है, कम फास्ट। और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट होती है। कुछ देर बाद ये लोग एयरपोर्ट पहुँचते, तब लगभग 1 बज रहे थे। और 1 बजे कौन सा इनको टिकट मिलने वाले थे। फिर भी प्रयास पूरी करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोई टिकट अवेलेबल थे ही नहीं। हाँ, ऑप्शन थे कि कल सुबह लगभग 7 बजे के फ्लाइट के टिकट मिल जाते हैं, और अगर ये नहीं लेंगी तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन थे ही नहीं, क्योंकि जल्द से जल्द अगर पहुंचने हो तो यही एक रास्ता है। बाय रोड तो किसी भी हाल में मुमकिन ही नहीं थे। तभी जो लक्ष्य है वो बोल पड़ता है, जल्दी सोचो कि क्या करना है। टिकट्स भी बहुत कम है, और अगर ये भी हाथ से गया तो। तभी सानिया बोलती, इसमें सोचना क्या है, यही बुक करो। हमें बस जल्द से जल्द पहुंचनी है, बस शादी से पहले पहुंच जाए वही बहुत है हमारे लिए। तो वो लोग तीनों ही टिकट बुक कर लेते वहाँ से। अब सुबह 7 बजे तक यहाँ पर ही इंतज़ार करेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन थी नहीं। वानी जाके एक साइड पे बैठ जाती है, नर्वस थी, पता नहीं उसके अंदर तूफान चल रहे थे। बार बार अपनी पैरों को टैप कर रही थी। लक्ष्य जो है वो देखता है वानी की ओर, तो धीमी सी आवाज़ में ही सानिया से पूछता है, ये खाना वगैरह तो खा के आई है ना? पता नहीं, लगती तो नहीं है इसकी हालत देख के। तो तुमने भी ठीक से खाए नहीं हो, तो बात करो, हम कुछ खा लेते हैं यहाँ से, तब तक ऑफिस से आके खा ले जाएगा। हाँ, ये सही रहेंगे। वही होते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर जाके वानी को वहाँ पे साइड में ही रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं। कुछ हद तक ये लोग खाना खा लेते हैं, और फिर वेटिंग जोन में बस इंतज़ार ही इंतज़ार। वो जो कुछ घंटे की सफ़र थी ना, ये इतनी बदतर सिचुएशन थी कि ऐसे शब्दों से बयां करना बड़ी मुश्किल है। हम तो बस बोल देंगे, आप लोग सुन लेंगे। जिसने इंतज़ार किया है वो कुछ घंटे की सफ़र केवल वही जानती है कि वो इंतज़ार आखिर क्या चीज़ है और किस हाल में थी, क्या बीत रही होगी उस वक्त। और ठीक 7 बजे अनाउंसमेंट होते हैं, ये लोग सारे वो जो भी प्रोसीजर होते हैं वो सारी चीज़ करने के बाद आखिर में ये लोग फ्लाइट में चढ़ते हैं, रवाना होते हैं। प्लेन उड़ान भरते हैं दिल्ली के लिए सीधा। दिल्ली लैंड होते ही सारी चीज़ क्लियर करते करते 2 घंटे बीत ही जाते हैं। अब यहाँ से सीधा पंतनगर के लिए। और कहते हैं ना, जब हालात बदतर हो ना चारों ओर से, और समझ नहीं आए कि इंसान जाए कहाँ, तो उस वक्त ऊपर वाले भी कुछ हद तक फिरकी लेते हैं हमारे साथ, इंतहा की परीक्षा लेने लगते हैं। तो इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें ही होते हैं। बहुत मुश्किल से टिकट तो मिल जाते, लेकिन 2 अवेलेबल थे, और एक का थे दोपहर के बाद। रिस्क कोई भी लेना चाहते नहीं थे, तो बस लक्ष्य ये बोल देता है कि मैं आता हूँ दोपहर के फ्लाइट से, तुम दोनों चले जाओ। वही होती है। सानिया और वानी रवाना हो जाती है। जैसे जैसे सफ़र कम होने लगता है और मंजिल करीब आने लगते हैं, वैसे ही मानो कि वानी के अंदर तूफान और ज़्यादा बढ़ने लगती है। आखिर वो सामना कैसे करेगी? वंदना के सामने जाके खड़ी होगी, पर कैसे? दूसरी ओर वंदना इन सारी चीज़ों से अनजान। आज उसकी हल्दी थी। सुबह हल्दी की चीज़ें होगी और शाम तक मेहंदी लगेंगे। वो सारी चीज़ रस्म वगैरह हो रहे थे। वो बड़ी शांत थी। हाँ, यशु भी आ चुकी थी। यशु तो कई बार सवाल पूछ चुकी थी, आखिर तुमने इतनी आसानी से हाँ कैसे बोल दिया? लेकिन इसका जवाब यशु को नहीं मिलती है। दरअसल बात ये हुई थी कि ठीक
4-5 दिन पहले ही यशु कॉल करी थी वंदना को कि उसने कुछ सोची है और वो कनाडा आ सकती है। लेकिन वो तो बस बताने के लिए कॉल करी थी, लेकिन उसे कुछ और न्यूज़ मिल गई थी वंदना के एंगेजमेंट की, जिसे सुनते हुए पूरी चौंक गई थी। व्हाट? किससे? और अगली चीज़ जो बोलने वाली हूँ वो सुन के शायद आप भी शौक हो सकते हैं। कहते हैं ना, किस्मत का डोर कुछ ऐसा है जो हमारी सोच समझ से परे है। कुणाल सेठ, ये वो पहला इंसान था जो वंदना से एंगेजमेंट करा था। हाँ, जिसने एंगेजमेंट तोड़ दिया था। और यही वही शख्स है जो वानी को चीट किया था। किस्मत भी क्या बदतर चीज़ है ना। यशु बोल पड़ती कि जब ये लोगों ने पहले मना कर दिए थे, एंगेजमेंट तोड़ दिए थे, अब वापस क्यों आ रहा है? अब क्यों शादी करने है? और तुमने क्यों हाँ कर दी? लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलती है। तो बस यशु को आने के लिए बोल देती है। यशु तो अगले दिन ही आ जाती है। वो आके वो एंगेजमेंट के दिन ही आती है और उसके बाद से कुछ कुछ चीज़ें होने लगती हैं। वंदना के बाबा के पास कुणाल के माँ बाप का कॉल आए थे। एक्चुअली वंदना के बाबा रिश्ते देख रहे थे वंदना के लिए। उस दौरान कुणाल के माँ बाप को ये पता चले तो वो लोग कुणाल को समझाए कि वंदना बहुत अच्छी लड़की है। कुणाल ने शायद ये बोला कि रिश्ता तो तोड़ दिया था, अब वापस हम कैसे जाएंगे? बेटा, अगर गलती समझ आ गए हो तो माफ़ी मांगने में क्या बुराई है? लड़की अच्छी है। और कहीं ना कहीं ऐसे ही बातचीत होते हैं और कुणाल के माँ बाप वंदना के बाबा से बात करके रिश्ता तय कर लेते हैं। दूसरे दिन, जिस दिन वंदना के बाबा ये बोले हैं कि इसकी लगाम को खींचने की ज़रूरत है, उसके दूसरे दिन ही कुणाल के माँ बाप वो घर पहुँचते हैं और वंदना एक लफ्ज़ तक नहीं कहती है। कुणाल और वंदना के बीच कुछ बातें हुए थे और उसके बाद वो बस हाँ कहती थी, ठीक है। वो तो अपने आई बाबा से भी नहीं बात करी। बस सारी चीज़ उसी हिसाब से चल रहे थे। अब सवाल ये थे कि बस इतनी आसानी से कैसे? बहुत समझाती है यशु, खुद के साथ ये सब मत करो, इसे ज़िंदगी बस बर्बाद हो गया और कुछ नहीं। जिसका जवाब बस इतना मिलता है कि बर्बाद जितनी होनी थी वो तो हो ही चुकी है। इससे बदतर और कुछ होगी मुझे नहीं लगती, और है ही नहीं कुछ होने की। आगे यशु के पास कुछ थे ही नहीं। हाँ, एंगेजमेंट पार्टी में कृतिका को भी इनवाइट करे जाते हैं। कृतिका भी बात करने की कोशिश करती है वंदना से। वो बहुत कुछ बोलने की शायद कोशिश करती, लेकिन उससे पहले ही वानी ने अपनी चीज़ें बता दी। वानी को लेकर कोई भी बात मुझे सुननी नहीं है। दूसरी चीज़, मैं आपको अपनी दोस्त मान के यहाँ बुलाई हूँ। बेहतर होगी कि बात यहाँ तक ही सीमित रहे। कृतिका समझ चुकी थी। वो एक लफ्ज़ तक नहीं कहती है, लेकिन जितनी बार वो कुणाल को देखती उसके खून खौल रहे थे। और पता नहीं कुणाल भी कैसे कृतिका को नहीं पहचान पाया। जैसी भी हो, चीज़ें बस बिखरे हुए से थे जिसे समझकर सुलझना आसान नहीं थे। इधर हल्दी के दिन सुबह ही लगभग 9 बजे के बाद से वो सारी चीज़ें हो जाती, क्योंकि एक ही दिन दो चीज़ होंगे। 1 बजे से पहले उसकी हल्दी की चीज़ें ख़त्म होगी, फिर उसके बाद 4 बजे के बाद से मेहंदी की चीज़ें शुरू होगी, वो सारी चीज़। तो 9 बजे के बाद से ही सारे जो रस्म वगैरह होते हैं होने लगते हैं चीज़ें। वो कर तो रही थी हर चीज़, लेकिन मानो कि जान तो है नहीं, बस कुछ फंक्शन सेट कर ही दी है उसके अंदर और बस रोबोटिक तरीके से चीज़ें कर रही थी। ना हंसी थी, ना रोना थी, ना कुछ, अजीब ही थी वो। यशु भी उसके साथ ही थी और कहीं ना कहीं 9 बजे के बाद ही वहाँ कृतिका पहुँचती है। वो बात करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ होती नहीं है। लेकिन कृतिका इतना तो जानती है कि आ रही है वानी, कुछ तो ज़रूर होगी। 9 बजे के बाद अब धीरे धीरे बस वक्त बीत रहे थे।
उधर वो लोग पंतनगर से अब कैब करके सीधा यहाँ तक आएंगे। अब कहते हैं ना, किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है। बीच में 2 बार उन लोगों के गाड़ी ख़राब हो चुके थे, जहाँ पर देखते देखते बस वक्त ज़ाया ही होता है और कुछ नहीं। वानी को इतना गुस्सा आ रही थी, लास्ट बार जब वो गाड़ी ख़राब होती है, वो उतर के ये गाड़ी के टायर में इतनी ज़ोर से पैर मारती है। ड्राइवर तो चिल्ला पड़ते, अरे बहन जी आप कर क्या रहे हैं। तभी सानिया आके बोलती है, शांत हो जा, समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रही है मेरे साथ, आखिर क्या है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे लग रही थी कि पीछे से कोई खींच के फिर से उसी जगह पर खड़े कर दे रहे, बस वक्त ज़ाया हो रहे हैं। अभी तक पहुँच जानी चाहिए, लेकिन अभी तक पहुँच ही नहीं पा रहे। शांत हो जा, शांत हो जा, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही नर्वस है तू और कहीं ना कहीं परेशान है इन सारी चीज़ों में, इसीलिए ऐसे फील हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी शांत हो जा तू। उधर हल्दी के रस्म भी शुरू हो चुके थे। घर के जो बड़े थे, जो आसपास से भी आए हुए थे, वो एक एक करके वंदना को हल्दी लगाकर थोड़े साइड हो रहे थे। अब शादी वाले माहौल है तो बस वैसी ही समझ तो आनी चाहिए कि कैसा हाल है। आखिर में यशु आती है, वो थोड़ी सी बस हल्दी उसकी गाल पे लगाती है, लेकिन वंदना की आंखों में कोई खुशी नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। और फिर कृतिका आती है। कृतिका आते हुए उसकी फॉरहेड पे थोड़ी सी लगाती है, बस, ज़्यादा नहीं, और उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोलती कि क्या हुआ, किसी को याद कर रही हो क्या, तुम्हें लगती है कि वो आएगी तुम्हारे लिए। पता नहीं उस वक्त एक बड़ी अजीब सी स्माइल पास करते हुए वो बोलते हैं ना, एक दर्द भरी आहें भरना, बिल्कुल वही। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों में आंसू भर सी जाती है, पूरी चेहरा फीकी सी पड़ जाती है। जो कृतिका थी वो बस स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। एक धीमी सी आवाज़ में वंदना आगे बोल पड़ती है, जब उम्मीद ही ख़त्म हो गई हो तो इच्छाओं को ऐसे ज़िंदा रखना क्या फ़ायदा, कोई मतलब नहीं बनती। और यही बोलते हुए वो एक क्षण के लिए दरवाजे की ओर देखती है। न जाने क्यों फिर भी मन के किसी न किसी कोने में शायद ये एक चाहत थी उसमें कि बस एक बार आ जाए वो, और एक नज़र में उसे देख लूं जी भर के। इस माहौल को समझते हुए कुछ लाइंस इन दोनों के लिए। तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करे, राहें देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने की नहीं लाना, तुम ही आना। मेरी दहलीज से होकर बहारें जब गुजरती है, यहाँ क्या धूप क्या सावन, हवाएं भी बरसती है। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। तुम आओगे मुझे मिलने,
बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। अब देखते देखते 12:30 बज चुके थे। वंदना वैसे हल्दी वगैरह सारी चीज़ हो चुकी थी, अब नहाए जाएंगे उसी हिसाब से। तो उसको ले जाएंगी। एक साइड पे यशु खड़ी थी तो दूसरे साइड पे उसकी आई। वो यशु की हाथ को बड़ी कस के तो पकड़ती है, लेकिन अपनी आई की ओर एक सेकंड के लिए भी नहीं देखती है। और जैसे ही वो उठ के खड़ी होती है, शायद अब उस जगह से वो साइड होगी, तभी वहाँ पर पहुँचती है सानिया। वानी नहीं थी, सानिया पहुँचती है, लेकिन सानिया को देखते ही दंग रह जाती है वंदना। सानिया का यहाँ पे आने का मतलब बहुत अच्छी से जानती है वो, तो इसका मतलब वानी भी। और ये समझते हुए वो 2 बूंद आंसू जो आंखों में ही समेट के रखी थी उसने अभी तक, तो वो सरकती हुई उसकी गाल में आ ही जाती है। सानिया, जिसे देखते हुए तो इधर वंदना के आई के भी होश उड़ जाते हैं। कृतिका के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और यशु भी शौक थी। सानिया धीरे धीरे चलती हुई सीधा वंदना के सामने आती है। वंदना बहुत खूबसूरत लग रही थी, हद से ज़्यादा। येलो कलर की साड़ी में फूलों से ज्वेलरी बनी हुई थी, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। हाँ, बस एक ही कमी थी, उसकी खुशी और उसकी मुस्कुराहट की। अगर हो जाए तो बस वो निखर जाएगी पूरी तरह से। ये माहौल और भी रोशन हो जाएगी उसकी मुस्कुराहट के रोशन से। कहीं ना कहीं सानिया की आंखों में आंसू थी। वो वंदना को देखती है और बल्लाइयाँ लेती है। हाय हाय, कितनी खूबसूरत लग रही हो ना। एक सेकंड के लिए सानिया वंदना की आई को देखती, थोड़ी ही गुस्से में, और फिर आती है उसे हक करने के लिए, लेकिन वंदना थोड़ी पीछे हो जाती है। आंखों में आंसू भरी हुई थी और बोलती कि वो हल्दी लग जाएगी। कोई ना, शगुन के ही है, अच्छे होते हैं। अब वो हक कर ही लेती है। वो हक करते हुए न जाने वो उसके कान में क्या कहती है। तो आज कहानी यहीं पर समाप्त करेंगे, जानेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।